अच्छा, तो आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं। आज से हम लोग जो है वो सीएसएस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं भाई, थोड़ा सा देखते हैं आर्टिकल्स हमें क्या कहते हैं कि व्हाट इज सीएसएस। हमने यहाँ लिखा व्हाट इज सीएसएस। ठीक है। अब आपके पास डिफरेंट आर्टिकल्स आएंगे, हमेशा याद रखो कभी भी W3 स्कूल पे मत जाना। ठीक है, W3 स्कूल इज यूजलेस। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स इसकी क्या है, फुल फॉर्म है क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट, CSS। कैस्केडिंग कहते हैं वाटरफॉल को, किसको कहते हैं? वाटरफॉल यानी झरना जो होता है आपके पास उर्दू में, झरना, उसको हम क्या कहते हैं? कैस्केडिंग। इसको कैस्केडिंग स्टाइल शीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसका लाइन ऑफ कोड लिखते हो वो आपके पास अप टू डाउन रीड होता है। कैसे रीड होता है? अप टू डाउन। जबकि आपके पास जो HTML होता है उसका जो डॉम एलिमेंट बनता है, जो डॉम स्ट्रक्चर बनता है, वो पूरे का एक साथ बनता है, कोई फ्लो नहीं होता उसमें एग्जीक्यूशन का। लेकिन CSS का जो कोड होता है उसके एग्जीक्यूशन का फ्लो होता है ऊपर से नीचे। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स का आपके पास जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होता है वो राइट टू लेफ्ट होता है, कुछ का लेफ्ट टू राइट होता है। जैसे हम लोग इंग्लिश को जो है वो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, उर्दू को हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। तो हर चीज़ का एग्जीक्यूशन ऑफ फ्लो होता है। इसी तरह CSS का जो एग्जीक्यूशन ऑफ फ्लो है वो क्या है? अप टू डाउन है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? कैस्केडिंग स्टाइल शीट, वाटरफॉल कहते हैं। इज अ स्टाइल शीट लैंग्वेज, ये एक स्टाइल शीट लैंग्वेज है। ठीक है, यूज फॉर स्पेसिफाइंग द प्रेजेंटेशन इज स्टाइलिंग ऑफ अ HTML डॉक्यूमेंट। ये आपके पास आपके HTML डॉक्यूमेंट्स को स्टाइल करने के लिए यूज होती है। स्टाइल यानी कि उसमें कलर्स डालने के लिए, उसको एलिगेंट बनाने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को अच्छा फॉर्म करने के लिए, उसके लेआउट को बेहतर बनाने के लिए, हर चीज को स्ट्रक्चर करने के लिए यूज होती है। रिटन इन मार्कअप लैंग्वेज सच एज HTML, XML एंड CSS इज अ कॉर्नरस्टोन टेक्नोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब अलोंगसाइड HTML एंड जावास्क्रिप्ट। ये आपके पास मार्कअप लैंग्वेजेस के साथ यूज होती है, जैसे HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XML भी आपके पास पुरानी एक मार्कअप लैंग्वेज है, लेकिन ये आपके वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं करती। ये आपके पास आपके सर्वर और फ्रंट एंड के बीच में डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज होती है भी मार्कअप लैंग्वेज है। बनते इसमें भी टैग्स हैं, लेकिन इसमें HTML की तरह टैग्स नहीं होते। ये भी हम लोग सेकंड सेमेस्टर के स्टार्ट के फर्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ये भी हमारा टॉपिक आएगा XML का। ठीक है, अभी हमने HTML पढ़ी है। HTML से हमने क्या बनाया? वेब का स्ट्रक्चर क्रिएट किया। क्या बनाया? वेब का स्ट्रक्चर क्रिएट किया। W3 खुल गया। CSS Cascading Style Sheet is a language designed to simplify the process of making web pages प्रेजेंटेबल। प्रेजेंटेबल यानी एलिगेंट बनाने के लिए, कि इतने तो कम से कम दिखने में अच्छे हों कि यूजर को कम से कम देखने में इंटरेस्ट तो आए। ठीक है, अगर कोई चीज एलिगेंट नहीं है, अब फॉर एग्जांपल जो है तुम कोई वॉच खरीदने जाते हो, अब वॉच बड़ी रॉ सी है, उसमें कोई एलिगेंसी नहीं है, शाइन नहीं है, तो वॉच तुम्हें पसंद नहीं आएगी। ऐसे ही है। लेकिन अगर वही वॉच थोड़ी प्रीमियम लुक दे रही है, थोड़ी शाइन कर रही है, उस पे अच्छा लेदर यूज हुआ है, अच्छा ग्लास यूज हुआ है, अच्छा मटेरियल यूज हुआ है, तो तुम्हें डेफिनेटली पसंद आएगी और तुम उसे अटेंशन भी दोगे। इसी तरह ऐसी वेबसाइट जो रॉ होती है, जिसपे कोई एलिगेंसी नहीं होती, कोई प्रॉपर थीम नहीं होती, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर, स्टाइल, प्रेजेंटेशन बेसिकली वेबसाइट की अच्छी नहीं होती, तो उस वेबसाइट को कोई देखना पसंद नहीं करता। तो उस वेबसाइट को एलिगेंट और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हम यूज करते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट यानी CSS का। इसका यूज करते हैं CSS का। और CSS अप्लाई होती है मार्कअप लैंग्वेजेस जैसे HTML और XML। इससे पहले SGML और बहुत सारी मार्कअप लैंग्वेजेस रह चुकी हैं, लेकिन अब जो स्टैंडर्ड है वो मैंने आपको समझाया था HTML में, कि अब कौन सी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है मार्कअप लैंग्वेज? HTML है। ठीक है। Similarly, it allows you to apply styles to HTML documents by prescribing colors, fonts, spacing, position, structures, बहुत सारी चीजें। ठीक है, ये आपको अलाउ करती है कि आप HTML में जो है वो कलर्स, उसके फॉन्ट्स को चेंज कर सको, उसके एलिमेंट्स के बीच स्पेसिंग बढ़ा सको, उसकी पोजिशनिंग को, यानी कि फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट यहाँ है, तुम उसको यहाँ लाना चाहते हो। ठीक है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे लाना चाहते हो, तो तुम उसकी पोजिशनिंग को भी CSS के थ्रू चेंज कर सकते हो, जबकि HTML के थ्रू वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, द मेन एडवांटेज are the separation of content in HTML and styling in CSS are the same. CSS rules can be used across all pages and not have to be rewritten. अब ये आपके पास एडवांटेज है कि ये आपके पास HTML के साथ डिजॉल्व होती है, यानी कि इसको इतना इजी टू यूज है HTML के साथ कि आपको अलग से कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस या कोई सिंटेक्स याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, HTML uses tags and CSS uses rule sets।
HTML टैग्स यूज करती है अपने आप को डिफाइन करने के लिए। मैंने आपको बताया था हर लैंग्वेज जो होती है उसको लिखने का कोई ना कोई तरीका या सिंटेक्स होता है। HTML को लिखने का जो सिंटेक्स है वो टैग्स की फॉर्म में। ऐसे CSS को लिखने का जो तरीका है वो है आपके पास रूल सेट्स के अंदर। किसमें? रूल सेट्स। अब इन रूल सेट्स को हम CSS ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? CSS ऑब्जेक्ट्स। देखो, अब अगर हम एक नई स्टाइल शीट लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो उसका सिंटेक्स भी तो हमें पढ़ना होगा कि उसको लिखा कैसे जाता है। ठीक है, वो डिसिप्लिन भी तो सीखना है हमें। HTML तो सीख लिया, टैग बनाया, H1 का टैग बनाया, हेडिंग डाल दी, पैराग्राफ का टैग बनाया। अब CSS तो टैग की तरह नहीं लिखी जाती, अब CSS को लिखने का तरीका डिफरेंट है। तो उसका सिंटेक्स भी हमें देखना है। तो रूल सेट्स को हम क्या कहते हैं? CSS ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। ठीक है। CSS स्टाइल्स आर अप्लाइड टू द HTML एलिमेंट यूजिंग सेलेक्टर्स। कह रहा है CSS की जो स्टाइल है वो HTML के टैग्स पर अप्लाई किए जाते हैं यूजिंग सेलेक्टर्स। किसके थ्रू? मतलब ये कोई नई चीज है कि भाई कोई ऐसी चीज है HTML और CSS के बीच में जो आपको अलाउ करती है कि आप CSS की स्टाइलिंग को HTML पर अलाउ कर सको, यानी अप्लाई कर सको, जिसको हम कहते हैं CSS सेलेक्टर्स। क्या कहते हैं? अभी आपको थोड़ी थोड़ी बातें समझ आएंगी जब हम इसको प्रैक्टिकल पे लेके जाएंगे। ठीक है। वाई CSS सेव टाइम, इजी मेंटेनेंस, सर्च इंजन फ्रेंडली है, सुपीरियर स्टाइल्स आप इससे लगा सकते हो, ऑफलाइन ब्राउजिंग भी कर सकते हो। ठीक है। अब ये CSS सिंटेक्स बता रहा है। ठीक है। CSS का सिंटेक्स बताने से पहले आपको मैं सिलेक्टर्स पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? सेलेक्टर्स। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने जो है वो देखना है कि अगर हम लोग यहाँ पर चलते हैं, सबसे पहले तो एक फाइल खोल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने अपने फोल्डर में गए और यहाँ CSS का हमने एक फोल्डर बना लिया और इसको ओपन कर लिया अपने VS कोड के अंदर। और यहाँ पर मैंने एक फाइल बना ली index.html नाम से। किस नाम से? HTML नाम से। यहाँ मैंने एक बॉयलर प्लेट ओपन कर दी। अब बॉयलर प्लेट ओपन करने के बाद सिंपल कुछ नहीं, मैंने एक H1 लगाया और उसमें मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। क्या लिख दिया? हेलो वर्ल्ड लिख दिया। ठीक है। आपने बोला सर कोई मसला नहीं है, H1 आ जाएगा हमारे पास, एक हेडिंग आ जाएगी लगी हुई, आ गई भाई। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले बात आती है कि CSS को मैं लिखूंगा कैसे, कहाँ लिखूंगा, किस तरह से मैं CSS को लिख सकता हूँ HTML के अंदर। कितने तरीके? तीन। कितने तरीके CSS को HTML में लिखने के? तीन तरीके। कितने तरीके? 3 ways टू अप्लाई CSS ऑन HTML। सबसे पहला जो तरीका है आपके पास, वो तरीका है आपके पास इनलाइन CSS, जिसको हम क्या कहते हैं? इनलाइन CSS। दूसरा तरीका आपके पास क्या है? इंटरनल CSS। तीसरा तरीका आपके पास क्या है? एक्सटर्नल CSS। ठीक है। अब ये तीनों तरीके देखेंगे। करते हैं हम इसमें से एक्सटर्नल यूज है। क्या यूज करते हैं? एक्सटर्नल। अच्छा, अब प्रायोरिटी की बात है। अब प्रायोरिटी की ये बात है कि CSS जिस टाइप ऑफ वे को प्रायोरिटी देता है वो इनलाइन है। CSS जिस टाइप ऑफ वे को प्रायोरिटी देता है वो कौन है? इनलाइन। लेकिन जिस तरीके को हम प्रायोरिटी देते हैं वो कौन सी है? एक्सटर्नल। हम क्या प्रेफर करते हैं? एक्सटर्नल। और CSS क्या बोलता है कि आप प्रेफर करो इनलाइन। लेकिन जो सही आपके पास प्रायोरिटी देने वाली चीज है वो एक्सटर्नल CSS है। कौन सी है? एक्सटर्नल CSS है। अब सबसे पहला वे देखते हैं इनलाइन। सबसे पहला वे देखते हैं इनलाइन। इनलाइन आपके पास एज अ टैग यूज होती है, ओ सॉरी, एज अ एट्रीब्यूट यूज होती है। कैसे यूज होती है? एज अ एट्रीब्यूट यूज होती है। कैसे? एट्रीब्यूट्स हमने पढ़े ना। हमने हमने कितने टाइप एट्रीब्यूट पढ़ा, टाइटल पढ़ा, हम लोगों ने ID पढ़ा, वगैरह वगैरह। ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जो CSS का एट्रीब्यूट होता है HTML के अंदर, उस एट्रीब्यूट का नाम है स्टाइल। क्या नाम है? स्टाइल। ऐसे ही बनाते हैं ना एट्रीब्यूट। ठीक है। अब आप किसी भी HTML एलिमेंट के अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट अप्लाई कर सकते हो। जिस भी आप एलिमेंट पे चाहो स्टाइल का एट्रीब्यूट अप्लाई कर सकते हो। हम लोगों ने एट्रीब्यूट जब पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो सब पे लग जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो उनके स्पेसिफिक होते हैं, अपने होते हैं। लेकिन स्टाइल का एट्रीब्यूट जो है वो सब पे अप्लाई हो सकता है, क्योंकि आप हर HTML एलिमेंट को स्टाइल कर सकते हो। बात समझ आती है? ठीक है। अब यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद एट्रीब्यूट कहाँ लगाते हो? ओपनिंग पेयर में। भाई H1 में ओपनिंग पेयर में आया और यहाँ मैंने स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा दिया। सही है सर, आपने बोला स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा दिया, लगा दिया। अब HTML को पता चल गया कि भाई आप जो है H1 पर CSS अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो। डन है?
अब बात आती है कि मैं स्टाइल्स कैसे अप्लाई करूंगा। अब स्टाइल्स में बहुत सारी बेशुमार चीजें, बेशुमार चीजें। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने स्टाइल का एट्रीब्यूट तो लगा दिया। अब मैं HTML को बता रहा हूँ कि मैं H1 पे स्टाइलिंग करना चाहता हूँ। अब स्टाइलिंग कुछ भी हो सकती है, मैं इसका कलर चेंज कर दूँ, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूँ, इस पे बॉर्डर लगा दूँ, इसमें स्पेसिंग बढ़ा दूँ, वगैरह वगैरह, बहुत सारे स्टाइल्स हैं। CSS में बेशुमार स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज हैं। जो ये आपके पास स्टाइल्स है ना, कलर्स, फॉन्ट्स, इन सबको हम कहते हैं CSS प्रॉपर्टीज। क्या कहते हैं? CSS प्रॉपर्टीज। अब आपके पास जो तरीका है स्टाइल को लिखने का, कोई भी स्टाइल है, जैसे कलर आपको लिखना है, कलर देना है, अपने H1 को कलर देना है, तो आप एक प्रॉपर्टी देना चाहते हो कलर की। किसकी प्रॉपर्टी देना चाहते हो? कलर की। अब उसको लिखने का जो तरीका है वो होता है आपके पास प्रॉपर्टी की फॉर्म में। किस फॉर्म में? प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी लिखी कैसे जाती है? प्रॉपर्टी होती है आपके पास की वैल्यू पेयर के अंदर। किसमें होती है? की वैल्यू पेयर के अंदर होती है। किसमें होती है? की वैल्यू पेयर। ये आपके पास मिलके क्या बनाती है? एक प्रॉपर्टी बनाती है। क्या बनाती है? प्रॉपर्टी। की आपके पास स्टाइल का नाम होता है। अगर मैं इसको और इलेबोरेट करके लिखूं तो स्टाइल नेम, कॉलन, और उस स्टाइल की वैल्यू। बात समझ आई? ठीक है, स्टाइल नेम, कॉलन, और स्टाइल की वैल्यू। अब यहां पर जैसे ही आपको प्रॉपर्टी पता चल गई, अब भाई आपके पास CSS में एक प्रॉपर्टी होती है जिससे टेक्स्ट का कलर चेंज होता है, उसको हम कहते हैं कलर। क्या कहते हैं? कलर। कलर की प्रॉपर्टी से टेक्स्ट का कलर चेंज होता है। किसका? टेक्स्ट का। ठीक है, तो कलर हमने यहाँ लिखा। कलर हमारे पास क्या हो गई? की हो गई। क्या हो गई? की। उसके बाद हमने लगाया कॉलन। क्या लगाया? कॉलन। कॉलन के बाद कलर की वैल्यू, यानी कौन सा कलर? मैंने कहा रेड। क्या ये एक प्रॉपर्टी बन गई? बन गई। क्या ये प्रॉपर्टी मैं इसमें नहीं दे सकता? स्टाइल के डबल कोट्स में आऊं और यहाँ मैंने लिखा कलर, कॉलन, और उसके बाद मुझे यहाँ सारे कलर मिल जाएंगे। ये सिर्फ VS कोड में मिलेगा आपको। नोटपैड प्लस प्लस पे भी मिल जाएगा, सबलाइम में भी मिल जाएगा, लेकिन नोटपैड में नहीं मिलेगा। अब यहाँ बेशुमार बने बनाए कलर्स आ गए। ठीक है, जो कि डिफाइंड है पहले से VS कोड के अंदर। ये VS कोड के अंदर डिफाइंड है। मैंने ये वाला कोई फायर ब्रिक कलर दे दिया, है ना? तो ये आप देख सकते हो कि हमने स्टाइल अप्लाई किया एज अ एट्रीब्यूट, और उसके अंदर हमने एक प्रॉपर्टी लिखी जिसका नाम क्या है? कलर। हमने उसकी की दी और उसके बाद उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर दी। इस तरह से हम क्या लगाते हैं? स्टाइल्स अप्लाई करते हैं। अच्छा भाई, देखते हैं सर क्या हमारे पास ये चेंज हुआ है, नहीं हुआ? लेट्स सी। यहाँ पर आए, रिफ्रेश किया, क्या हमारे पास कलर चेंज हो गया? बिल्कुल हो गया। ठीक है। सिमिलरली अब देखो, जैसे ही आपने एक प्रॉपर्टी खत्म की, उसके बाद आप लगाओगे सेमी कॉलन। क्या लगाओगे? सेमी कॉलन। इसको कहते हैं हम टर्मिनेटर। क्या कहते हैं? जब भी आप प्रोग्रामिंग के अंदर, किसी भी लैंग्वेज के अंदर, आप किसी स्टेटमेंट या अपनी लैंग्वेज को बताना चाहते हो कि यहाँ पर मेरी जो लैंग्वेज है वो खत्म हो गई, सॉरी, स्टेटमेंट जो है वो खत्म हो गई है। क्या हो गई है? एंड हो चुकी है, यानी मेरी प्रॉपर्टी एंड हो गई ना। कलर लिखा मैंने, उसका कलर का नाम दिया, और मेरी प्रॉपर्टी क्या हो गई? एंड। तो मैं उधर क्या लगा दूंगा? टर्मिनेटर। क्या लगा दूंगा? जब भी मैं अपनी किसी लाइन को खत्म करना चाहता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर टर्मिनेटर के बाद आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज एक एलिमेंट को दे सकते हो। कलर दे दिया, अब मैं बैकग्राउंड कलर भी देना चाहता हूँ। क्या देना चाहता हूँ? अब बैकग्राउंड कलर की भी आपको यहाँ सजेशन मिल जाएगी। मैं बोलूंगा कि आप सजेशंस का यूज करो, बैकग्राउंड हाइफन कलर। CSS प्रॉपर्टीज में कभी भी स्पेस नहीं होगा, ये बात याद रखना। ठीक है। बैकग्राउंड कलर लगाया, जैसे ही लगाया तो आपके सामने बैकग्राउंड कलर में भी आपको कलर्स यहाँ देखने को मिल जाएंगे। मैंने यहाँ रख दिया येलो। क्या रख दिया? जैसे येलो। यहाँ देखो, ये एक प्रॉपर्टी हो गई, और उसके बाद टर्मिनेटर के बाद मैंने दूसरी प्रॉपर्टी लगा दी विद इन द कोड्स ऑफ स्टाइल एट्रीब्यूट। यहाँ पर आए वापस और रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी देखने को मिल जाएगा। बात समझ आ गई है? पक्की बात है? ठीक है। ये हो गया पहला तरीका। अब इससे ना नुकसान क्या है? देखो, ये तो एक H1 लगाया और दो प्रॉपर्टी लगाई है। अब एक एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए आप जो है 10 प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो। वो डिपेंड करता है ना आप कितना अच्छा स्टाइल कर रहे हो। जितना अच्छा स्टाइल करते जाओगे उतनी प्रॉपर्टीज बढ़ती जाएंगी। अब अगर आप इसको ऐसे ही एक लाइन में देते जाओगे तो आपकी HTML में जंक होगा, यानी कि बहुत अजीब सी रॉ दिखने लगेगी, बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है ना खिचड़ी पक जाएगी। तो इसलिए हम जो है वो एज अ एट्रीब्यूट यानी इन लाइन CSS को प्रेफर नहीं करते कि हमारी HTML का कोड एटलीस्ट क्लीन रहे। हम HTML कोड को क्लीन रखना चाहते हैं, इसलिए हम स्टाइल का एट्रीब्यूट नहीं लगाते। ये वाला तरीका हम यूज नहीं करते। लेकिन आपको बता दिया कि अगर आप शॉर्ट टर्म को टेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आप टेस्ट करना चाहते हो किसी एलिमेंट पर प्रॉपर्टी, आपने फटाफट स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाया और उस पर
कोई भी एक प्रॉपर्टी लगा के टेस्ट करके देख ली, फिर आपने भले बाद में हटा दी, तो उन चीज़ों के लिए ज़्यादा बेटर। लेकिन जब आप काम कर रहे हो, एक वेब डिज़ाइन बना रहे हो, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका क्या है आपके पास? इंटरनल सीएसएस। क्या है? इंटरनल सीएसएस, जो कि आपके पास एज अ टैग यूज होती है। कैसे? एज अ टैग। अब टैग का कोई ना कोई नाम होगा। टैग का क्या नाम होगा? स्टाइल। क्या नाम होगा? स्टाइल। है ना? तो स्टाइल के टैग के अंदर आप सीएसएस लिख सकते हो। अब यहाँ पर कहानी होती है थोड़ी सी ट्विस्ट। अब यहाँ पर कहानी क्या ट्विस्ट होती है? सर, अब हम लोगों ने H1 के ऊपर स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाया था, तो उसके अंदर हम जो भी प्रॉपर्टीज दे रहे हैं, तो HTML को पता है कि H1 पे अप्लाई होंगी। किस पे अप्लाई होंगी? H1 पे। अब अगर मैं इधर से इसको हटा दूं, ठीक है, और अब आप स्टाइल का टैग जो है वैसे तो कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन जो प्रॉपर तरीका है वो हेड के अंदर लगाने का है। किसमें? स्टाइल के टैग जो है वो आप हेड में लगाओ, वो ज्यादा सही रहता है। वैसे कहीं भी लगा सकते हो, पूरी HTML। ठीक है, स्टाइल का आपने टैग लगा दिया। अब सर इसमें हम लिखेंगे कैसे? सवाल आता है हम इसमें लिखेंगे कैसे। अब यहाँ पर आपके पास रूल सेट्स का कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि सीएसएस ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट आता है। इनलाइन सीएसएस करना तो बड़ा हलवा है, एट्रीब्यूट लगाया, प्रॉपर्टी दे दी। अब इसमें एक और एडिशनल चीज आ जाती है, जो कि अब आपके पास होते हैं सिलेक्टर्स। क्या होते हैं? देखो, अब HTML सेपरेट रखी हुई है, CSS हमने सेपरेट कर दी। तो अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस H1 पर, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक और H1 लगा दूं, उसमें मैं लिख दूं एपटेक। क्या लिख दिया मैंने? एपटेक। अब मैं सिर्फ इस वाले H1 पर अगर स्टाइल लगाना चाहता हूं, तो मैं इस टैग के अंदर कैसे डिफाइन करूंगा कि मैं सिर्फ हेलो वर्ल्ड वाले H1 पे स्टाइल लगाना चाहता हूं? तो अब यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है सिलेक्टर का। देखो, अगर मुझे तुम्हें बुलाना है, तो तुम्हें पहले मैं एक्टिव करूंगा, तुम्हें यहाँ बुलाऊंगा, सिलेक्ट करूंगा। अगर तुम्हें मैंने नॉमिनेट करना है प्रोजेक्ट ऑफ द मंथ के लिए, तो पहले मैं नॉमिनीज में सिलेक्शन करूंगा। इसी तरह जब तक सिलेक्शन नहीं करूंगा, मुझे पता नहीं चलेगा कि मुझे किसको सिलेक्ट करना है, किस बंदे को मैंने सेलेक्ट किया है। इसी तरह आपको HTML एलिमेंट्स को इंटरनल और एक्सटर्नल CSS में सिलेक्ट करना होता है यूजिंग सिलेक्टर्स। यूजिंग सिलेक्टर्स। अब सिलेक्टर्स की काफी ज्यादा टाइप्स है। ठीक है, 5 से 6 टाइप्स है सिलेक्टर्स की। ठीक है, जिनमें आपके पास 4 कॉमन है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं थोड़ा सा सिलेक्टर्स। सिलेक्टर्स क्यों यूज होते हैं? HTML एलिमेंट को इंटरनल और एक्सटर्नल CSS में एक्सेस करने के लिए। किस लिए यूज होते हैं? किस लिए यूज होते हैं? HTML एलिमेंट्स को अगर हमें इंटरनल और एक्सटर्नल CSS में अगर एक्सेस करना है, सेलेक्ट करना है, तो हम क्या यूज करेंगे? सिलेक्टर्स का यूज करेंगे। किसका? सिलेक्टर्स का। क्योंकि इनलाइन CSS के अंदर तो सीधा सीधा जिस पे भी लगाना है उस पे एट्रीब्यूट लगाया, स्टाइल का हो गया काम। लेकिन अब तो सेपरेशन है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे सिलेक्टर्स। क्या पढ़ेंगे? सिलेक्टर्स। अब सिलेक्टर आपके पास सबसे पहला जो कॉमन सिलेक्टर है, वो है आपके पास क्लास सिलेक्टर। कौन सा है? क्लास सिलेक्टर। क्लास HTML का एक एट्रीब्यूट है। HTML में क्या है? एक एट्रीब्यूट है। और CSS में क्लास सिलेक्टर का जो सिंबल होता है वो होता है डॉट। क्या होता है? डॉट। क्या होता है? डॉट। इसी तरह आपके पास जो दूसरा सिलेक्टर है, वो है आपके पास ID सिलेक्टर। कौन सा है? ID सिलेक्टर है। ID आपके पास HTML में क्या होगा? एट्रीब्यूट। और CSS में जो ID का सिंबल होगा वो होगा हैश। क्या होगा? हैश। और हाँ, नेम। नेम नहीं कहते उसको, हम टाइप सिलेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइप सिलेक्टर। टाइप या टैग नेम। सीधा टैग नेम से एक्सेस कर लो, यानी H1 लिखा एक्सेस हो गया, P लिखा टैग एक्सेस हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? कंप्लीट टैग का नाम कितना बड़ा होता है? PH1। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, अगर टाइप सेलेक्टर यूज कर रहे हो तो। ठीक है। अब इस सेलेक्टर का क्या होता है कि कोई भी आपका जो भी टैग का नेम है, जिसको है आपने H1 है, P है, हेडर है, जिसको भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो, आप डायरेक्टली टैग के नाम से भी टैग को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। और चौथा आपके पास जो आता है वो आता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। कौन सा आता है? यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर यानी कि यूनिवर्स यानी सबके लिए। यूनिवर्स यानी सबके लिए। यूनिवर्सल यानी सबके लिए। यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है स्टैरिक। क्या होता है? ये स्टार का सिंबल, ये यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है। इस यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर जो प्रॉपर्टी दोगे, वो सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई हो जाएगी।
ये किसी स्पेसिफिक पे नहीं करता। अगर मैंने स्टैटिक में लिख दिया कलर रेड होगा, तो पूरे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में जितना टेक्स्ट है उस सबका कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। अगर मैंने यूनिवर्सल सेलेक्टर में लिख दिया कि बैकग्राउंड कलर रेड होगा, तो जितना भी बॉडी है, जितनी एचटीएमएल, जितने टैग्स है, सबका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। तो ऐसी चीज है जो मैं सब पर अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं किसमें लिखता हूँ? यूनिवर्सल सेलेक्टर में। अगर मैं किसी टैग को उसके नाम से एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं टाइप सेलेक्टर का यूज करूंगा। अगर किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को टैग करना चाहता हूँ तो मैं आईडी और क्लास का यूज करूंगा। अब इन दोनों में यूनिकनेस का डिफरेंस होता है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग जो है वो क्लास सेलेक्टर का यूज करके देखते हैं, या सबसे पहले हम टाइप सेलेक्टर देते हैं। बहुत सिंपल। अगर मुझे इस H1 को यहाँ पर एक्सेस करना है, तो मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा? H1 लिखूंगा। टैग का नाम लिख दिया, सीधा सीधा भाई मुझे H1 एक्सेस करना है, यहाँ पर टैग नहीं बनाओगे। ठीक है। और उसके बाद यहाँ लगाओगे ऑब्जेक्ट ब्रैकेट्स। क्या लगाओगे? ये कहलाता है रूल सेट। क्या कहलाता है? ये आपने एक रूल डिफाइन किया है। ठीक है। जो भी प्रॉपर्टीज डिफाइन करोगे वो आपके पास रूल सेट, यानी कि सीएसएस ऑब्जेक्ट बनाए हैं आपने। क्या बनाया? ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं इनको सीएसएस ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सीएसएस ऑब्जेक्ट। आपने बोला H1 को कर लो सीएसएस में सिलेक्ट, और उसके बाद आपने उसकी बॉडी बना दी। क्या बना दी? बॉडी। इस बॉडी के अंदर जो भी प्रॉपर्टी सीएसएस की लिखी जाएंगी वो किस पर अप्लाई हो जाएंगी? H1 पर। मैंने यहाँ पर आया और आपको प्रॉपर्टी लिखने का तरीका पता है, की एंड वैल्यू की सूरत में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? की एंड वैल्यू। मैंने यहाँ पर लिखा कलर क्या होगा? रेड होगा। क्या होगा? मैंने कहा H1 को सिलेक्ट करो और उस पर क्या अप्लाई कर दो? कलर। अब इसमें आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज दे सकते हो। अब आपके पास देख रहे हो आपकी जो HTML है वो सेपरेट हो गई, और CSS जो है वो भी सेपरेट हो चुकी है। अगर सिलेक्टर ना होता तो मैं कभी भी H1 को एक्सेस ना कर पाता। अब यहाँ पर जैसे ही आप आओगे तो आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करोगे कि दोनों H1 पर ये चीज अप्लाई हो चुकी है। इसी वजह से हम लोग टाइप सेलेक्टर को अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं एक टैग को अपने मल्टीपल टाइम्स अपने डॉक्यूमेंट पर रिपीट करूंगा। ऐसा ही है। मैं H1 बार बार यूज कर सकता हूँ, मैं पैराग्राफ बार बार यूज करूंगा, मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट भी बार बार बना सकता हूँ। तो अगर मैं टाइप सेलेक्टर का यूज करके स्टाइलिंग अप्लाई करूंगा तो उस पेज पर जितने पैराग्राफ होंगे, जितने H1 होंगे, उन सब पर वो स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। अगर मुझे किसी पे स्पेसिफिक करनी है फिर क्या करूंगा? मसला हो गया ना। तो टाइप सेलेक्टर इसलिए अवॉइड किया जाता है। टाइप सेलेक्टर यूज होता है कॉम्बिनेटर्स के साथ। कॉम्बिनेटर जब पढ़ाऊंगा तो तुम्हें समझ आएगा कि टाइप सेलेक्टर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर इस चीज को दूर करने के लिए हम हमारे पास आते हैं क्लास और आईडी सेलेक्टर। कि अगर मुझे किसी H1 को, दोनों H1 में से किसी एक को स्पेसिफिकली टारगेट करना है, तो अब मैं क्लास या आईडी सेलेक्टर को यूज करूंगा। अब यहां पर आया और क्लास सेलेक्टर को देखते हैं किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। क्लास सेलेक्टर को यूज करने के लिए सबसे पहले जिस भी एलिमेंट को आपने टारगेट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे हेलो वर्ल्ड वाले को टारगेट करना है, तो उसको आप एक एट्रीब्यूट दोगे जिसका नाम है क्लास। क्या दोगे? एक एट्रीब्यूट दोगे जिसका नाम है क्लास। अब क्लास का नाम आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हो। क्लास का नाम अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हो। मैंने इसको नाम दे दिया हेडिंग। क्या नाम दे दिया? हेडिंग। क्या नाम दे दिया? हेडिंग। अब आपके पास जो क्लास सेलेक्टर होता है वो HTML में तो एक एट्रीब्यूट होता है, लेकिन CSS में क्या होता है? डॉट। CSS में क्या होता है? डॉट। अगर CSS में आप किसी एलिमेंट को क्लास के थ्रू एक्सेस करना चाहते हो, सिलेक्ट करना चाहते हो, तो आप डॉट का यूज करोगे। किसका? डॉट का। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेडिंग। अब आपको पता है कि सिर्फ टाइप सेलेक्टर ही बिना डॉट हैश वगैरह के लिखा जा सकता है। अब हेडिंग तो कोई टैग है नहीं। ठीक है। तो अब यहाँ पर हेडिंग क्या है? क्लास है। हेडिंग क्या है? क्लास है। तो इससे पहले हमेशा आपने याद रखना है कि डॉट लगेगा। क्या लगेगा? ये डॉट डिफाइन करेगा कि ये जो हेडिंग लिखी है ये किसी ना किसी एलिमेंट पर क्लास लगी हुई है ना। जिससे इसके बीच एक बाइंडिंग बनेगी कि आपने ऐसा एलिमेंट एक्सेस किया जिसकी क्लास क्या है? हेडिंग है। ये डॉट डिफाइन करता है कि जो आगे कीवर्ड लिखा है वो क्या है, क्लास है, आईडी है, वर्ड। ठीक है। अब यहाँ पर आपने खोल लिया कर्ली ब्रैकेट्स। क्या खोल लिया? कर्ली ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर आपने कलर कर दिया ग्रीन। क्या कर दिया? ग्रीन। ऊपर से आपने टाइप सेलेक्टर यहाँ से हटा दिया। आपने क्या किया? एक डॉट क्लास एक्सेस की जिसका नाम क्या है? हेडिंग है। और वो कहाँ पर है? ये रही। अब ये स्पेसिफिकली यही टारगेट हुआ तो क्या दूसरा H1 टारगेट होगा? नहीं, क्योंकि H1 मैंने डायरेक्टली टारगेट नहीं किया। तो यहाँ के आप देखोगे तो ये देखो आपके पास ब्लैक आ रहा है और दूसरा वाला ग्रीन आ रहा है, जिस पे लगाया है बस वही आ रहा है। सिमिलरली आईडी, इसी को आप आईडी कर दो। क्या कर दोगे?
आईडी, और आईडी कर दिया तो अब ये डॉट नहीं रहा, अब ये हैश हो गया। क्या हो गया? हैश। बात समझ आई? क्लास यूज करोगे तो डॉट से एक्सेस करोगे, और अगर आईडी एट्रीब्यूट यूज करोगे तो हैश से एक्सेस करोगे उस एलिमेंट को। बात समझ आ गई है? ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ पर आपने स्पेसिफिकली तो कर दिया, अब अगर मैं यहाँ पर यूनिवर्सल लगाऊं, आपने स्टैटिक लिखा और बस बॉडी ब्रैकेट्स लगा दिए, ये कौन सा सिलेक्टर है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल यानी पूरे जान के लिए, पूरे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के लिए जो प्रॉपर्टी देना चाहते हो वो ना दे सकते हो। मैंने कहा कलर कर दो ब्लू। क्या कर दो? ब्लू कलर कर दो। यहाँ रिफ्रेश करा तो आप देख सकते हो कि बिना किसी को सेलेक्ट करे सबका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू। अब मैं पैराग्राफ लिखूं कुछ भी, मैंने यहाँ पैराग्राफ, मैंने यहाँ पर पैराग्राफ लिखा, लॉरेम 30 लिख दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पर जैसे ही देखूंगा तो सबका कलर क्या आएगा? ब्लू आएगा। ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल जो है पक्का पक्का कलर ब्लू कर देगा, ये बाय डिफॉल्ट। इसको ऐसा समझो कि अगर आप कोई सी चीज को बाय डिफॉल्ट रखना चाहते हो तो आप उसको किस में रखोगे? सब चीजों के लिए यूनिवर्सल में रखोगे। सारे एलिमेंट्स के लिए जो प्रॉपर्टीज बाय डिफॉल्ट रखना चाहते हो वो किस में रखोगे? यूनिवर्सल के अंदर। अब फॉर एग्जांपल तुम पैराग्राफ को अलग कलर देना चाहते थे, तुम ब्लू देना नहीं चाहते तो तुम बाकी सबको ब्लू देना चाहते हो लेकिन पैराग्राफ को नहीं देना चाहते। ठीक है, तो तुम पैराग्राफ को अलग से क्लास दे दो या आईडी दे दो। क्लास दे दी मैंने पैरा के नाम की। किस नाम की? पैरा के नाम की। और यहाँ पर क्या लिखूंगा? डॉट पैरा, और उसका कलर मैं क्या कर दूंगा? ग्रीन कर दिया फॉर एग्जाम्पल। तो अब क्या होगा कि अब जो है जो पैरा पे कलर लगा है वो पैरा का अपना कलर अप्लाई होगा, ना कि यूनिवर्सल वाला, और बाकी पर यूनिवर्सल का आ रहा होगा। बाय डिफॉल्ट आप यूनिवर्सल के अंदर वो प्रॉपर्टीज दे सकते हो कि जो आपको सब पे चाहिए। बात समझ आ गई है? पक्की बात है? ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है, आगे बढ़ना है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर देख लेते हैं जो कि सीएसएस की है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक H1 लगाता हूँ, और H1 नहीं लगाता इस दफा ना, मैं पैराग्राफ लगाता हूँ ताकि हर चीज इस पे वादे हो जाए। मैंने यहाँ लिख दिया, हेलो वर्ल्ड ही लिख दिया। ठीक है, और ये मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है। अच्छा, उससे भी पहले, बेसिक प्रॉपर्टीज से भी पहले हम लोगों ने इंटरनल देख ली है, ऐसा ही है? ये हमने एज अ टैग यूज किया, इंटरनल सीएसएस कर ली। अब एक्सटर्नल भी तो देखनी है। ठीक है, अब एक्सटर्नल भी क्यों? अब देखो, सीएसएस भी अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो लाइन ऑफ कोड ज्यादा हो जाएगा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट पे, और जब ब्राउजर इसको रीड करेगा तो फाइल लोड लेगी, क्योंकि लाइन ऑफ कोड ज्यादा होगा तो पढ़ने में भी ब्राउजर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को टाइम लगाएगा। तो हम क्या करते हैं कि सीएसएस के कोड को इस फाइल से ही निकाल देते हैं। एक्सटर्नल का मतलब होता है एक अलग फाइल बना दी। एक्सटर्नल का क्या मतलब होता है? सेपरेट फाइल। एक्सटर्नल सीएसएस एज अ सेपरेट फाइल यूज होती है। कैसे यूज होती है? सेपरेट फाइल। जिस तरह से एचटीएमएल फाइल बनाने के लिए एक्सटेंशन होती है डॉट एचटीएमएल, वर्ड फाइल बनाने के लिए डॉक एक्स, इसी तरह सीएसएस फाइल बनाने के लिए एक्सटेंशन होती है डॉट सीएसएस। आपने कोई भी फाइल का नाम रखा, लेकिन जो स्टैंडर्ड कम्युनिटी स्टैंडर्ड है वो स्टाइल बोलते हैं। ठीक है, सीएसएस की फाइल का ज्यादातर नाम स्टाइल डॉट सीएसएस रखते हैं, जैसे एचटीएमएल का इंडेक्स डॉट एचटीएमएल रखते हैं। ठीक है, इसी तरह आपने आगे एक्सटेंशन लगा देनी है डॉट सीएसएस। इस तरह से आपने फाइल क्रिएट कर लेनी है। आप यहाँ पर आपने एक फाइल क्रिएट करी, यहाँ पर आपने कहा स्टाइल डॉट सी एस एस, आपके पास एक सी एस एस फाइल क्रिएट हो गई। सी एस एस फाइल क्रिएट होने के बाद अब तो ये स्टाइल का जो सी एस एस का कोड था वो तो इसमें रखा हुआ था पहले, तो इसको पता था कि भाई ये जो जितना स्टाइल अप्लाई कर रहा है वो इसी फाइल का है। अब फाइल ही अलग हो गई, तो उस फाइल को या इस एचटीएमएल फाइल को कैसे पता चलेगा कि स्टाइलिंग जो मेरी आएगी वो किस सीएसएस फाइल से आएगी? लिंक करेंगे। अब इन दोनों को, इन दोनों फाइल्स को आपस में लिंक करेंगे। क्या करेंगे? लिंक। अब इन दोनों को लिंक करने के लिए आपस में हमारे पास एक टैग आता है लिंक का। किसका टैग आता है? लिंक का, जो हम लगाते हैं हेड में। किस में लगाते हैं? मोस्टली टाइटल के नीचे। ठीक है, लिंक का टैग आप लगाओगे। क्या लगाओगे? लिंक का टैग। अब इसमें दो एट्रीब्यूट आते हैं, एक रिलेशन आता है, रेल यानी रिलेशन क्या होगा? जो लिंक कर रहे हो आपस में दोनों फाइल, उनका आपस में रिलेशन क्या है। ठीक है, और उसमें फिर आपके पास आएगा हाइपर रेफरेंस, यानी कि कौन सी फाइल लिंक करनी है उसका पाथ, जिस फाइल को एचटीएमएल डॉक्यूमेंट से लिंक करना है उसका पाथ आएगा। अब यहाँ पर रिलेशन स्टाइल शीट ही है, क्योंकि मैं एक सीएसएस फाइल को लिंक करना हूँ तो रिलेशन ही क्या होगा इसके साथ? स्टाइल शीट ही होगा, तो ये बाय डिफॉल्ट स्टाइल शीट ही आता है। ठीक है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। एचरेफ में क्या आएगा? फाइल का नाम आएगा, फाइल का पाथ आएगा जहाँ फाइल रखी हुई है। यहाँ आप दबाओगे कंट्रोल स्पेस। क्या दबाओगे? जैसे कंट्रोल स्पेस दबाओगे आपको सजेशन मिल जाएगी। सजेशन मिलते साथ ही आप यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस को चूज करोगे और एंटर कर दोगे, हो गई लिंक।
दोनों फाइल आपस में लिंक हो गई। साजिद, समझ आया? नहीं समझ आया तो पूछो। देखो, जब हमने एक फाइल अलग कर दी, पहले हमने इंटरनल सीएसएस या इनलाइन सीएसएस कर रहे थे, तो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को पता था जो सीएसएस लिख रहा है वो इसी फाइल के लिए लिख रहा है, वो इसी फाइल के अंदर लिख रहा था। ठीक है, लेकिन अगर मैंने अब सीएसएस अलग कर दी, बिल्कुल ही फाइल ही अलग कर दी, तो अब इस एचटीएमएल फाइल को कैसे पता चलेगा कि इसकी सीएसएस कहाँ से आएगी? तो अब इन दोनों फाइल को हमने बीच में करना है लिंक एक दूसरे के साथ, जो कि हम लिंक के टैग की मदद से करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने एचरएफ में सीएसएस की फाइल का पाथ पास कर देना है ना? बात समझ आती है? ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद आपके पास लिंक हो गया, इसको मेक श्योर कैसे करोगे? आपके पास ये एक पैराग्राफ है, इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ? क्लास। क्लास देने के बाद मैंने इसको कह दिया टेक्स्ट। मैंने इसको क्लास क्या दे दी? टेक्स्ट। अब मैं सीएसएस की फाइल के अंदर आऊंगा। अब यहाँ पर आपको स्टाइल का टैग लगाने की जरूरत नहीं है। स्टाइल का टैग लगाने की जरूरत क्यों थी? क्योंकि हम एचटीएमएल के अंदर सीएसएस लिख रहे थे, तो हमें डिफाइन करना था कि ये एरिया सीएसएस का है। लेकिन ये तो फाइल ही सीएसएस की है, तो इसमें कोई डिफाइन करने की जरूरत नहीं। इसमें आप डायरेक्टली सेलेक्टर लिखो, ऑब्जेक्ट बनाओ और प्रॉपर्टी लिख दो, है ना? यहाँ पर आप लिखोगे डॉट टेक्स्ट। क्या टेक्स्ट क्या थी? क्लास, तो हमने क्या लिखा? डॉट। सही है। यहाँ पर हम लोगों ने कर्ली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज किए। मैंने कहा टेक्स्ट, यानी कि जो पैराग्राफ है उस पर मैं कलर लगाना चाहता हूँ रेड। क्या कलर लगाना चाहता हूँ? रेड। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं, तो आपके पास एक हेलो वर्ल्ड आ रहा है जिसका कलर क्या आ रहा है? रेड। अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब इसके नीचे है, और बैकग्राउंड कलर की एक प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर देखी। मैंने कहा बैकग्राउंड कलर है येलो। क्या है? येलो। यहाँ पर है तो बैकग्राउंड कलर क्या हो गया इसका? येलो हो गया। ये होने के बाद यहाँ पर मैंने कहा कि आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट साइज की। किसकी होती है? फॉन्ट साइज की। अब जैसे ही आपने फॉन्ट साइज ये खोला, तो फॉन्ट साइज करते साथ ही अब यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स भी हैं, लार्ज, लार्जर, मीडियम, जिसके अंदर पहले से डिफाइंड है कि इसकी जो आपके पास साइज होगा वो कितना होगा इन पिक्सल्स। ठीक है, तो आप लगा के देख सकते हो। यहाँ पर अगर मैं एक्स्ट्रा लार्ज करूं, तो देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। देखो फर्क पड़ा। ठीक है। अब ये प्रीसेट आप नहीं चाहते, आपको अपनी अमाउंट इन पिक्सल्स पता है। इन पिक्सल्स आपको पता है कि भाई मुझे जो है वो अपने टेक्स्ट का साइज 50 पिक्सल तक करना है, 100 पिक्सल तक करना है, 120 पिक्सल तक करना है। तो आप वो अपनी मर्जी से भी यहाँ पर दे सकते हो वैल्यू के अंदर। आप प्रीसेट यूज कर लो जो बने हुए, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, स्मॉल, या फिर आप अपनी मर्जी की वैल्यू दे दो। मैंने यहाँ लिख दिया 150 px। क्या लिख दिया? यानी कि 150 पिक्सल तक इसका साइज होगा। जो आपके पास वेब पेज होगा उसके अंदर जो 150 पिक्सल होगा, उतना साइज उसका हर लेटर का हो जाएगा। जैसे ही आऊंगा तो रिफ्रेश करूंगा, देखो 150 पिक्सल बहुत ज्यादा होता है। बात समझ आइए? ठीक है। उसके बाद आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट फैमिली की। किसकी? फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली कहते हैं राइटिंग स्टाइल को, ये देखते हुए आ रहे हैं, वर्ड के अंदर भी देखा था। ठीक है, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली अच्छी नहीं होती है एचटीएमएल की, जो हम लोग देख रहे होते हैं वो इतनी एलिगेंट नहीं होती, क्योंकि फॉन्ट फैमिली से भी आपके डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स पर फर्क पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉन्ट फैमिली बनी बनाए प्रीसेट्स आपको वीएस कोड की तरफ से मिलते हैं ये सारे। ठीक है, ये यूज करना चाहो तो ये यूज कर लो, बाकी अगर कस्टम लगानी है तो वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, गूगल फॉन्ट्स की एक वेबसाइट है, वहां से आप कस्टम जो है वो भी अप्लाई कर सकते हो फॉन्ट फैमिली। ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने गिल सेंस कर दिया, ये वाली फॉन्ट फैमिली मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दी। यहाँ पर आया, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ देखो मेरे पास फॉन्ट फैमिली चेंज हो गई। डन है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी, अच्छा इसको मैं 150 से कर देता हूँ 60 तक, थोड़ा छोटा हो जाए। ठीक है, थोड़ा छोटा हो गया। डन है। इसके बाद आता है आपके पास ये टेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूँ मैं अभी। फॉन्ट टेक्स्ट पे अप्लाई होता है, फॉन्ट साइज टेक्स्ट पे अप्लाई होता है, फॉन्ट फैमिली टेक्स्ट पे अप्लाई होती है। ठीक है, कलर फॉन्ट उस पे टेक्स्ट पे अप्लाई होता है। बैकग्राउंड कलर नहीं है, लेकिन इस पे भी अप्लाई होता है। बैकग्राउंड कलर और भी चीजों पे अप्लाई होता है। ये टेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद है आपके पास टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी। किसकी? टेक्स्ट अलाइन। अब टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी यानी कि टेक्स्ट कहाँ अलाइन करेगा, लेफ्ट पर, सेंटर पर, या राइट पर, जहां पर भी आप अलाइन करना चाहते हो टेक्स्ट को, वहां पर अलाइन कर सकते हो। ठीक है, लॉरेम पढ़ाया था ना मैंने। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन अभी देखो बाय डिफॉल्ट तो टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट ही होता है, क्योंकि इंग्लिश कहाँ से आती है? लेफ्ट से आती है। तो अगर मैं इसको सेंटर कर दूं, क्या कर दूं? टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये आपके पास बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। अब आपको सेंटर के टैग की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेंटर का टैग पढ़ाया था तुमने थे। ठीक है, और यहाँ पर हमने लगा दिया, अगर लेफ्ट तो बाय डिफॉल्ट तो वैसे ही लेफ्ट था, तो लेफ्ट पे आ गया।
ठीक है। यहाँ पर अगर मैंने कर दिया राइट, क्या कर दिया, राइट, तो यहाँ पर आपके पास कहाँ चला जाएगा, वो अपने राइट पर चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास एक टेक्स्ट लाइन होता है जस्टिफाई। ये हमने वर्ड में भी पढ़ा था, जस्टिफाई से क्या होता है। अच्छा, इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कमेंट हमने एचटीएमएल में पढ़े थे ना, इसमें भी कमेंट होते हैं कि जो सीएसएस की प्रॉपर्टीज आप रीड नहीं करवाना चाहते उसको आप कमेंट कर दो। इसमें जो कमेंट का तरीका है वो है फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक, और बंद किससे होगा, स्टैरिक फॉरवर्ड स्लैश से। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कमेंट का, कमेंट कैसे करते हैं, कमेंट इन सीएसएस फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक, और स्टैरिक फॉरवर्ड स्लैश, और इसके बीच में कमेंट आएगा, है ना। और एचटीएमएल में क्या तरीका था, एक्सक्लेमेशन माइनस माइनस, और ये ऐसा ही था। डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट कमेंट्स के तरीके होते हैं, है ना। ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद हम लोग यहाँ अभी मैंने इसको कमेंट कर दिया, यानी कि टेक्स्ट लाइन की प्रॉपर्टी रीड नहीं होगी। ठीक है। यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद मैंने पैराग्राफ के अंदर हेलो वर्ल्ड मिटाया। अब आपके पास एक डमी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी आती है, एमिट एब्रिविएशन आती है वीएस कोड के अंदर, जिसको हम कहते हैं लॉरेम। क्या कहते हैं, लॉरेम, LOREM, लॉरेम। ठीक है। इससे क्या होता है, इससे आपको ये फेक और डमी टेक्स्ट प्रोवाइड करता है जितने भी वर्ड्स का आप बोलोगे। अब लॉरेम लिखा है, इसके आगे आपने नंबर ऑफ वर्ड्स लिखने हैं। क्या लिख रहे हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स। मैंने कहा लॉरेम दे दो 30 वर्ड्स का, कितने वर्ड्स का, 30 वर्ड का। मुझे चाहिए 100 वर्ड्स का, कितना चाहिए, मैंने क्या लिख दिया, लॉरेम 100। क्या लिख दिया, लॉरेम 100। जैसे एंटर करूंगा तो मेरे पास ये 100 वर्ड्स का मुझे एक डमी पैराग्राफ दे देगा, जो कि पढ़ने लायक नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद मैंने रिफ्रेश किया तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट दिख रहा है, ऐसा ही है। इसको हम 100 पे ले आते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होगे कि जो इसकी अलाइनमेंट है, कोई लाइन आगे खत्म हो रही है, कोई पीछे खत्म हो रही है, कोई बीच में खत्म हो रही है, कोई पीछे आ गई है। ये अलाइनमेंट इसकी एंड से खराब है। ठीक है। मैं चाहता हूँ ये एक लाइन में है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई का यूज करेंगे। जस्टिफाई से देखते हैं क्या होगा, ये देख रहे हो, बात समझ आई। उसने बीच में वर्ड्स की स्पेसिंग बढ़ा के बराबर कर दिया, जिससे आपकी अनइवननेस पैराग्राफ में खत्म हो गई। ये जस्टिफाई होता है ना। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी है ना सर। अच्छा, अब यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको वापस से छोटा कर देते हैं। यहाँ पर मैं हेलो ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास हेलो आ गया, ताकि मैं सही से देख सकूँ। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद मैंने लिखा फॉन्ट वेट की एक प्रॉपर्टी होती है सर। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, फॉन्ट वेट की। अब फॉन्ट वेट के जो साइजेस होते हैं इस तरह से 100 200 300 है, बता रहा हूँ ना। ठीक है। फॉन्ट वेट आपके पास जो साइज होते हैं 100 200 300 400 800 900, और बोल्डर लाइटर, आप समझ आएंगे। बोल्डर लाइटर नॉर्मल, अगर आपको ये करना है। फॉन्ट वेट का मतलब है कि थिकनेस, बोल्डनेस कितनी होगी उस टेक्स्ट की। ठीक है। जो कि बाय डिफॉल्ट कम है या ज्यादा, आप इसको कम भी करना चाहते हो तो आप कम कर सकते हो। अगर मैं इसको, अब प्रीसेट इसके तीन ही है, बोल्ड, बोल्डर, लाइटर। नॉर्मल तो वैसे ही है, नॉर्मल यानी बाय डिफॉल्ट जो होती है, जो उसकी अभी स्टेट है। ठीक है। अब अगर आप लाइटर करोगे तो थिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थिन। लेट्स सी होता ही नहीं होता। ठीक है, थिन पे भी मेरे ख्याल है बाय डिफॉल्ट ही आ रहा है, पैराग्राफ थिन ही होता है। अगर मैं इसका बोल्ड यूज करूँ, क्या यूज करूँ, फॉन्ट वेट बोल्ड यूज करूँ, तो चेक करते हैं क्या मेरे पास फर्क आता है। देखो मेरे पास फर्क आया। ठीक है। अगर मैं बोल्डर कर दूं, क्या कर दूं, बोल्डर कर दूं, और यहाँ रिफ्रेश करूं, तो मेरे पास क्या आ रहा है, क्या हुआ, स्टार्ट नहीं हुई। अच्छा, तो बोल्डर, बोल्डर पे आपके पास और भी ज्यादा ये बोल्ड हो चुका है ना। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप इससे भी ज्यादा बोल्ड करना चाहते हो तो आपको यहाँ 100 से लेके 900 तक के साइजेस प्रोवाइड किए गए। ठीक है। अगर आप 400 से शुरू करोगे, वैसे मोस्टली हमारे पास 500 तक काफी होता है। 500 से ऊपर जाओगे बहुत ज्यादा बोल्डनेस हो जाती है टेक्स्ट के अंदर। ठीक है। अगर मैं इसको 800 कर दूं तो यहाँ पर आपके पास बहुत ज्यादा बोल्डनेस आपको नजर आएगी, है ना। ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है वो फॉन्ट वेट से इसकी थिकनेस और थिननेस को कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, अगर मैं इसको 100 कर दूं तो 100 आपके पास थोड़ा लाइटर हो जाएगा, देख रहे हो, पतला हो गया, है ना। ठीक है। इस तरह से आप जो है उसकी फॉन्ट उसको कंट्रोल कर सकते हो।
बोल्ड का टैग लगा लो। अब बोल्ड में तो फिक्स्ड है ना जितनी है। अब इसमें तो कंट्रोल भी कर सकते हो ना ऊपर नीचे, लाइट ज्यादा करनी है, डिफरेंट प्रीसेट्स है ना। अच्छा अब इसमें और हम लोग देख लेते हैं हाइट की प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी? हाइट की। अगर किसी एलिमेंट की हाइट को इंक्रीज करना है, अभी अगर तुम इसकी हाइट देखो तो इसकी हाइट ये इतनी सी आ रही है, और इसकी विद फुल है, विद 100% है, पूरी विद जितनी आ रही है, पूरी बॉडी की विद जितनी। अच्छा इंस्पेक्ट एलिमेंट में आज आपको सिखाता हूँ, ठीक है। इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाओगे ना तो यहाँ पर आपको पूरे एलिमेंट्स वगैरह नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। आज इंस्पेक्ट एलिमेंट भी करना सिखाता हूँ। इसको मैंने कर लिया नीचे। नीचे करने के बाद आपके पास ये कॉर्नर में एरो का निशान दिख रहा है, इसको कहते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट आइकन, ठीक है। इस पे आप क्लिक करोगे ना तो ये ब्लू हो जाएगा। अगर ये कलरफुल नहीं है इसका मतलब ये सेलेक्ट नहीं हुआ हुआ, ठीक है। ये करने के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर माउस रखना है। क्या करना है? ये ब्राउजर क्यों नहीं दिखा रहा है यार? नहीं नहीं, वो पॉपअप इसमें नहीं आ रहा, खैर देखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये करने के बाद आपने इसमें माउस रख के क्लिक करना है। क्या करोगे? क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देख रहे हो, ये आपको बता रहा है कि एक टेक्स्ट है और उसके ऊपर ये प्रॉपर्टीज अप्लाई हुई हैं। देख रहे हो साइड में बता रहा है, सीएसएस भी बता रहा है और ये आपको यहाँ पर ये भी बता रहा है। अब जैसे ही मैंने इसके ऊपर, अच्छा ये वहां पे रखने पे नहीं बता रहा है, यहाँ पे अगर आप रख रहे हो तो बता रहा है, ऐसा पता नहीं क्यों कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पी के ऊपर मैंने माउस रखा हुआ है। अब देख रहे हो ऊपर एक पॉपअप आ गया नीचे पी डॉट टेक्स्ट के नाम से, आ रहा है? कहाँ देख रहे हो साजिद? कहाँ देख रहे हो? हाँ वो तो बता रहा है, लेकिन उसके आगे देख रहे हो एक नंबर लिखा हुआ है 1264 मल्टीप्लाइड बाय 70, लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको बताता है विद मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये क्या लिखा हुआ है? विद मल्टीप्लाइड बाय, इसकी विद कितनी है 1246 पिक्सल्स और हाइट कितनी है 70 पिक्सल। हाइट कितनी है? विद बता दी पिक्सल्स के अंदर, ठीक है। कितनी विद ये लिया हुआ है और हाइट कितनी लिया हुआ है? हाइट कितनी लिया हुआ है? 70, 70 पिक्सल। अगर मैं इसकी हाइट को इंक्रीज कर दूं, देखो यहाँ पर मैंने हाइट की प्रॉपर्टी लगाई है ना, इसको मैं कर देता हूँ 200 पिक्सल। क्या कर दिया मैंने? विद मैंने नहीं छेड़ी, विद जो है वही रहेगी, 100% रहेगी। रिफ्रेश किया, देखो इसकी हाइट बढ़ गई, एरिया ज्यादा हो गया ना। बैकग्राउंड कलर से पता चल रहा है, वैसे नहीं पता चलता। वो थोड़ी बड़ा होगा, टेक्स्ट थोड़ी बड़ा कर रहा हूँ, एलिमेंट की हाइट को बड़ा कर रहा हूँ, उसके एरिया को बड़ा कर रहा हूँ, वो तो फॉन्ट साइज से बड़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही मैं रखूंगा तो तुम देख सकते हो हाइट कितनी आ रही है, 200 जो हमने सेट करी है। बात समझ आ रही है? इस तरह से तुम देख सकते हो, पहले विद होती है मल्टीप्लाइड बाय हाइट, विद मल्टीप्लाइड बाय हाइट लिखा हुआ है, डन है, ठीक है। अगर मैं इसकी विद को भी कम कर दूं, जैसे मैं इसकी विद को यहाँ पर आकर विद कर दूं, मैं इसकी 200 पिक्सल ही कर दूं, कितनी कर दूं? तो ये एक स्क्वायर टाइप बन जाएगा, देख रहे हो। विद पहले 100% सेट थी, यानी कि जितनी स्क्रीन की विद थी उस पर सेट थी। अब मैंने क्या कर दी? 200 पिक्सल कर दी। कितनी कर दी? अब विद भी कितनी है और हाइट भी कितनी है, देखो 200 बाय 200। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो इसके साथ खेल सकते हो। कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, देख लेते हैं। नहीं, मैं बेसिक वाली बताना चाह रहा हूँ आज। लाइन हाइट देख लो, ठीक है। लाइन हाइट यानी कि जो पैराग्राफ के अंदर लाइंस हैं उनकी हाइट कितनी होगी, वर्ड में भी होता था। लाइन हाइट यानी कि उनके बीच जो स्पेस होगा, ठीक है। इसी तरह से आप लाइन हाइट जो है वो बढ़ा सकते हो। अब लाइन हाइट बढ़ाने के लिए जाहिर सी बात है लाइंस भी तो होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लॉरेम को बढ़ाते हैं। लॉरेम मैंने यहाँ पर कर दिया, 200 वर्ड्स का लॉरेम मैंने यहाँ पर लगा दिया, ताकि मेरे पास लाइंस जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाए। तो यहाँ आऊँगा तो मेरे पास लाइंस आ रही हैं। अब यहाँ पर मसला ये कि मैंने इसकी विड्थ कम कर दी है तो ये इस तरह से आ रहा है। अब इसकी विड्थ को मुझे सेट करना पड़ेगा। विड्थ यहाँ से मैं रिमूव कर दूंगा तो बाय डिफॉल्ट 100% थी, कितनी थी? तो वापस से ये आपके पास पैराग्राफ सेट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब हाइट को भी हटा देता हूँ क्योंकि वो ओवरराइट हो रहा है। हाइट भी फुल ले ले जितनी लेनी है इसको, ठीक है। अच्छा ये करने के बाद मैं लाइन हाइट के अंदर इन अमाउंट पिक्सल्स, पिक्सल्स के अमाउंट के अंदर इसको वैल्यू प्रोवाइड करूंगा। किस में प्रोवाइड करूंगा? पिक्सल्स के अंदर। मैं इसको दे देता हूँ 100 पिक्सल होगी लाइन हाइट। कितनी होगी? 100 पिक्सल। यहाँ आके रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो लाइन की हाइट बढ़ गई, ठीक है। अच्छा इसके अलावा इसको मैं कमेंट कर देता हूँ तो वापस से आपके पास सेट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके पास होती है वर्ड स्पेसिंग। क्या होती है? वर्ड स्पेसिंग।
लाइन, लाइन हाइट का मतलब है लाइंस के बीच जो स्पेस होगा, वर्ड स्पेसिंग यानी कि वर्ड्स के बीच जो स्पेस होगा। इसको भी आप पिक्सल में दे दो, मैंने कहा वर्ड स्पेसिंग कर दो 30 पिक्सल, कितनी कर दो? 30 पिक्सल। यहाँ रिफ्रेश किया, देखो वर्ड्स के बीच में 30 पिक्सल का गैप आ गया। नहीं नजर आया तुम्हें? है ना? देखो, यहाँ पर अगर मैं इसको कमेंट करूँ और आप दिखाऊँ तो मैं, तो ये कुछ इस तरह से नजर आ रहा है अभी। और फिर मैंने वर्ड स्पेसिंग लगाई तो ये कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। वहाँ लेट आता है ना इसलिए। ठीक है। और इसके बाद आती है आपके पास लेटर स्पेसिंग। क्या आती है? लेटर, लेटर यानी एक एक अल्फाबेट के बीच में अगर स्पेस बढ़ाना चाहते हो, पूरे पूरे वर्ड के बीच में स्पेस डालना है, और अगर लेटर्स के बीच में डालना है तो लेटर स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग को मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि मुझे सही से नजर आए। लेटर स्पेसिंग मैंने कर दी 20 पिक्सल, कितनी कर दी? 20 पिक्सल। यहाँ आया वापस, और यहाँ आने के बाद मैंने रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हो लेटर्स के बीच में स्पेस आ गया। ये कुछ टेक्स्ट प्रॉपर्टीज है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जब आप इसको लिखोगे, बार बार लिखोगे, यूज करोगे, तो ये खुद ब खुद आपकी मसल मेमोरी में आ जाएंगे। डन है? ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, याद रखो। वैसे तो ये खत्म नहीं हुई है, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज और भी हैं, लेकिन आई थिंक आज के लिए काफी है। ठीक है।